नमस्कार दोस्तों, प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में आप लोगों का फिर एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने वर्ण विचार के अंदर वर्ण, वर्णों के प्रकार, वर्णों के उच्चारण स्थान आदि बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा किए थे। आज उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वर्णों के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियों पर चर्चा करेंगे, जिसका पहला बिंदु है या जिसका पहला टॉपिक होगा शब्दकोश व साहित्य कोश में वर्णों का उपयोग क्रम। तो आए हम इस प्रकरण को आगे बढ़ाएं। सभी लोग लिखें शब्दकोश व साहित्य कोश में वर्णों का उपयोग क्रम। यह बहुत भिन्न नहीं है दोस्तों, यह है समझिए कि जैसे कि वर्ण का प्रकार में हम लोग स्वर व्यंजन को जिस क्रम में पढ़े थे सेम वही प्रक्रिया होती है, बशर्ते इसमें थोड़ा सा अंतर यह आता है कि जिन ध्वनि का संबंध जिस वर्ण से होता है उस वर्ण को उसके साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे कि स्वर में जब हम लोग चर्चा किए थे तो अ से शुरू हुआ था, लेकिन इसमें स्वर अ से शुरू नहीं होता है। सबसे पहले स्वर के क्रम में देखा जाए तो पहला स्वर जो होता है अंग होता है, और दूसरा जो होता है जिसे हम लोग चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं आ, और तीसरे नंबर पर अह आता है। यह अर्थात प्रारंभ में अयोगवाह स्वरों को रख दिया जाता है, इसके बीच में आ आता है, और इसके बाद सेम जो हमारे हिंदी के 11 स्वर हैं उनको क्रम से रख देते हैं, जिसमें अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, आए, ओ, औ। तो यह होता है शब्दकोश या साहित्य कोश में वर्णों का उपयोग क्रम। इसके क्रम में ये स्वर का क्रम होता है। जब हम लोग व्यंजन का क्रम निर्धारित करते हैं तो इसमें सबसे पहले क होता है। अब इससे पूछा गया, जैसे 2011 में आप लोग को याद होगा कि पूछा गया था कि ओ से पहले कौन सा स्वर आता है, तो उस समय हम लोग सोच रहे थे कि ये बहुत आसान है। आसान है भी, कोई दिक्कत नहीं, ओ से पहले अय है, ए अय, तो ओ से पहले तो अय है। लेकिन यही जब पूछ देगा कि ख से पहले क्या है, तो उस कंडीशन में हम लोग ख से पहले क बताएंगे, और यह क्या है, गलत है सर। क्यों गलत है? क्योंकि क पहला वर्ण होता है, लेकिन आपको याद होगा कि जिस दिन हम संयुक्ताक्षर बताए थे तब क किससे किससे मिलकर बना है, तब क और स से मिलकर बना है। तब क से मिलती ध्वनि कौन सी है? क स है। तब क के बाद ख नहीं, शब्दकोश में उपयोग क्रम के आधार पर देखेंगे तो क के बाद क स आएगा, उसके बाद ख, ग, घ और ङ। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को च, छ, ज। अब देखिए ज के बाद झ नहीं सर, क्यों? तो क्योंकि अगला जो वर्ण संयुक्ताक्षर में बताए थे ज, और ज किसका किसका संयुक्त रूप होता है, तो ज और य का। अर्थात ज के बाद आने वाला वर्ण ज, और उसके बाद झ और य होता है। अब देखते हैं, आगे बढ़ाएं। ट, ठ, ड, ढ, ड़, त। अब देखिए त के बाद क्या आएगा, तो स्र, त्र बताया गया था आपको, और यह किसका संयुक्त रूप होता है, आधा त और र का। अर्थात त के बाद कौन सा वर्ण आएगा, त्र, और उसके बाद थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। अब देखिए
तालव्य स, तालव्य स के बाद क्या आएगा, तो स्र पढ़े थे हम लोग, श्री वाला स्र, तो स्र किसका किसका संयुक्त रूप, तो स और र का, अर्थात तालव्य स के बाद कौन सा वर्ण आएगा, स्र आएगा। उसके बाद मूर्धन्य स, दांत्य स और ह। अब देखिए इसके बाद संयुक्ताक्षर हम लोग लिखे थे, लेकिन इस संयुक्ताक्षर में कस, ज, त्र और स्र, इन वर्णों को तो समाहित कर दिया गया। अब बचे दो वर्ण, दो वर्ण में क्या, तो अगले दिन वीडियो में, एक वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे ताड़न जात वर्ण के बारे में। तो अब देखिए ताड़न जात इसमें न लिखा गया है न लिखा जाता है, क्यों, तो इसका रीजन क्या है, तो दिमाग में रखेंगे, नोट में लिख लीजिएगा आप लोग कि ताड़न जात ऐसे वर्ण हैं जिनका किसी भी शब्द के शुरुआत या प्रारंभ में प्रयोग नहीं होता है। तो जब प्रयोग नहीं होता है तो शब्दकोश व साहित्य कोश में वर्णों का उपयोग क्रम का निर्धारण होता ही नहीं है। तो नोट में लिख लें आप लोग, ताड़न जात वर्ण जिन्हें हम लोग उत्क्षिप्त के नाम से भी जानते हैं, से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, जिसके कारण इनका शब्द कोश क्रम में स्थान कि ताड़न जात और मूर्धन्य जो ड ढ है उसमें क्या अंतर है। यहाँ पर बस इतना जाने कि ताड़न जात वर्ण या उत्क्षिप्त वर्ण जो होते हैं इनका किसी भी शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं होता, जिसके कारण इसमें इनका स्थान निर्धारित नहीं होता है। आए आप लोगों को हम इसे उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि इसका प्रयोग क्या होता है। तो यह अब तो क्रम आपको पता चल गया। अब इसमें आप लोग छांटकर बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद में। तो आप लोग इसमें छांटे कि वर्ण क्रम के आधार पर कौन सा शब्द पहले आएगा। वर्ण क्रम के आधार पर कौन सा शब्द पहले आएगा। अब इन शब्दों में कुछ शब्द आपको हम बता देते हैं, जैसे आप सपोज डेट एक शब्द लिख ले काम, एक लिख लें कर्म, क्रय, क्या, क्षय, क्षत्रिय, क्षयी, जो भी शब्द है, क्षमा, ये कुछ शब्द हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि शब्दकोश क्रम के आधार पर कौन सा शब्द पहले आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले क देखते हैं। तो ऐसा नहीं है। अब देखिए इसका निर्धारण कैसे करते हैं या छांटते कैसे हैं। तो सबसे पहले इन सभी शब्दों का हम वर्ण विच्छेद कर देंगे। अब वर्ण विच्छेद आपको पता ही है। तो वर्ण विच्छेद यदि करते हैं तो क में क्या है, आ है, तो इस आ को बाहर कर देते हैं। उसके बाद म से अ बाहर करेंगे, तो इसका ये वर्ण विच्छेद हुआ। उसी तरह कर्म का करते हैं, तो क इससे अ बाहर करें और म। अब देखिए अब यहाँ पर र तो हर्ष स्वर विहीन है, तो स्वर विहीन है यानी कि र आधा है और म यहाँ पर क्या है, पूरा है। तो इसका यह वर्ण विच्छेद हो गया। क्रय का करें तो र पूरा है, तो क में तो अ है नहीं, तो र लिखेंगे और र के बाद अ य और ये अ हो गया। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको हम बता दिए हैं कि वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं।
क्या का वर्ण विच्छेद करें तो क तो ऑलरेडी स्वर रहित है, तो जब स्वर विहीन है, इसमें स्वर है ये नहीं है, तो यहाँ पर अ लिखने का कोई औचित्य नहीं। और य है और य में क्या लगा, आ लगा। अब देखिए क्षय लिखें तो क्षय में क स किसका किसका स्वरूप, क और स का, आ स से जब अ निकालेंगे तो ये क स हुआ शुद्ध। उसके बाद य और य से भी क्या करेंगे, अ निकाल देंगे। क्षत्रिय का करें तो सेम क स अ। अब देखिए त्र, अभी वर्ण क्रम में लिखे आप लोग ना, तो वर्ण क्रम में क्या लिखे, त र, और र से दीर्घ ई निकाल दीजिए, आ य से अ निकाल दीजिए, क्षत्रिय हो गया। क्षय लिखें तो क स अ, य और दीर्घी क्षय। क्षमा लिखें तो क श अ म और आ। अब देखिए इसमें आंसर आपका निकलेगा कैसे, सबसे बड़ी बात यह है सर, तो देखिए सभी वर्णों में पहला, सभी शब्दों का वर्ण विच्छेद किया गया, तब पहला वर्ण क्या आया, क आया। सबका पहला वर्ण क्या आया, क। तो क से आपका यानी कि पहले वर्ण से हमारे जवाब को नहीं निकाला जा सकता, या प्रश्न के जवाब का सॉल्यूशन संभव नहीं है। अब दूसरे क्रम में, अब देखें कि हिंदी साहित्य में वर्ण क्रम देखते हैं तो सबसे पहले क्या आ रहा है, को आ रहा है। तो को आ रहा है तो अब दूसरे वर्ण को मिलाएंगे। तो अब देखिए इन चार में तो स है, यहाँ क्या है, य है, यानी कि सबसे पहले क्या आ रहा है, ओ और आ। तो अब स्वर में क्रम देखा जाए तो सबसे पहले किसका, ओ का, यानी पहला वर्ण क्या होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। दूसरा वर्ण क के बाद अभी स्वर का क्रम अंग, आ, अह, अ हुआ, तो उस आधार पर देखिए अ के बाद क्या आया, आ, अर्थात दूसरा शब्द कौन सा होगा, काम होगा। अब देखिए तीसरा आंसर निकालना है हम लोगों को कि क्या निकलेगा। तो देखिए इसमें आया र, य, स। अब स्वाभाविक बात है कि देखिए य, र, ल, तालव्य स, मूर्धन्य स, दांत्य स, यानी कि र, य के बाद र आता है, तो तीसरा शब्द क्या आया, क्या, चौथा पे क्या आएगा, र। अब देखिए समस्या यहां पर आती है कि अब चारों में क्या है, स है, तब पांचवें पे कौन सा शब्द होगा यहां से निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो अब इसके आगे वाले वर्ण को देखेंगे, तो आगे वाले पे देखिए तो तीसरे नंबर पर सब में क्या है, ओ है, अर्थात यहां से भी हमारा आंसर नहीं मिलेगा। तो तब और चौथे वर्ण पर देखेंगे तो यहां देखिए य दिया है, त दिया है, य दिया है और म दिया है। तो यानी कि सबसे पहले तो आएगा, उसके बाद न म आएगा, अर्थात पांचवें नंबर पर कौन सा शब्द आएगा, क्षत्रिय। अब देखिए त के बाद आने वाला वर्ण क्या है, म है, अब म के बाद न य आएगा, अर्थात छठवें नंबर पर क्या आएगा, अब यह म मिल रहा है, तो यह छठवें नंबर पे आ गया। अब देखिए बच जा रहे हैं क्षय और क्षय, तो इसमें भी य और इसमें भी य, तो अर्थात इन दोनों का समाधान यहां से होने वाला नहीं है। तो इसके एक पॉइंट फिर आगे देखते हैं। तो अब देखिए यहां पर ओ और यहां पर ई, तो शब्दकोश क्रम में सबसे पहले किसका नाम, बहुत अच्छा, शाबाश, अब आप लोग समझ गए, अब हमको बताने की जरूरत नहीं है सर, यानी कि अ आया, उसके बाद स्वाभाविक है कि क्या आएगा, ई आएगा, अर्थात छठवें नंबर पे क्या आएगा, क्षय, सातवें नंबर पर, और आठवें नंबर पर क्या आएगा, क्षय। यानी कि यदि क्रम आपसे पूछे तो आप बताएंगे कर्म, काम, क्या, क्रय, अब उसके बाद छठवें नंबर पर क्षत्रिय, क्षमा, क्षय और क्षय। तो यह हुआ सर कि वर्णों के क्रम के आधार पर इन शब्दों का क्रम कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। अभी इसके साथ साथ जैसे कि वर्ण पे तो हम लोग बहुत कुछ चर्चा कर लिए हैं, बहुत चीज, आप बस वीडियो के अंत तक बने रहें,
आप ऐसी ऐसी चीजें आज जानने वाले हैं कि जो कभी नहीं देखे थे। अब इसके आगे हम बता रहे हैं आप लोग को। अब देखें, अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि वर्णों का प्रयोग कैसे करेंगे। इसी क्रम में अगला टॉपिक है र का प्रयोग। अब देखिए अगले क्रम में र का प्रयोग देखते हैं। तो र को आप देखे होंगे कभी कभी किसी वर्ण के नीचे, कभी कभी बराबर लगता है, कभी ऊपर लगता है, कभी टॉ में नीचे लग जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो आप लोग इसे ध्यान देंगे। जैसे कभी कभी र को हम लोग शुद्ध रूप से ऐसे लिखते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे र का प्रयोग। अब देखिए इस र का प्रयोग कब होता है? तो जब र का स्वतंत्र प्रयोग करना हो। जब र का स्वतंत्र प्रयोग होता है तो इस र का प्रयोग करते हैं। जैसे राम लिखते हैं हम लोग, राणा लिखते हैं, तो अब यहाँ पर र का स्वतंत्र प्रयोग हुआ है, किसी वर्ण के साथ प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है, एक र का तरीका यह होता है जिसे हिंदी में हम लोग अर्धरेफ के नाम से जानते हैं। अर्धरेफ, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अर्धरेफ। अब इस अर्धरेफ का प्रयोग कब होता है? तो देखें खड़ी पाई के आधार पर, जैसे आप लोगों को वर्ण का व्यंजन का प्रकार पढ़ा रहे थे, तो उस दिन हम बताए थे कि उच्चारण के स्थान पर 3 प्रकार, घात के आधार पर 2 प्रकार, नाद के आधार पर 2 प्रकार। लेकिन यदि खड़ी पाई के आधार पर व्यंजनों को देखा जाए तो 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। एक होता है बिना खड़ी पाई का व्यंजन। जैसे बिना खड़ी पाई के व्यंजन क्या है? र है। एक पूर्ण खड़ी पाई का व्यंजन होता है, जैसे क, ग। तो इसमें यह देखिए पूर्ण खड़ी पाई है, इस क में ये क्या है? पूर्ण खड़ी पाई है। तो ये पूर्ण खड़ी पाई वाले व्यंजन है। और कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनमें आधा खड़ी पाई होता है। यह ऊपर वाला पार्ट ट का देखिए, ड लिखेंगे तो यह खड़ी पाई कितनी हुई? आधा हुई। तो इन्हीं के आधार पर इस र का प्रयोग करते हैं। अब दिमाग में रखने वाली बात यह है कि इस अर्धरेफ का प्रयोग कब करेंगे? तो बस एक बात अपने जहन में बैठा लें कि जिस वर्ण में पूर्ण पड़ी पाई लगी है, वह पूर्ण पड़ी पाई या तो उस वर्ण के मध्य में हो या अंत में हो। सदैव उसमें अर्धरेफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रय। अब देखिए इस क में तो पूर्ण खड़ी पाई लगी है, लेकिन अंतर क्या है कि इसके मध्य में लगी है, मध्य में लगी है। क्रम लिख लीजिए, क्रम। नम्र। अब म में, अब देखिए अंतर यह है कि यहां खड़ी पाई इस वर्ण के मध्य में लगा, लेकिन इसमें इस वर्ण के क्या है? अंत में लगा। इतना ही हो सकता। तो जहां पर खड़ी पाई पूर्ण होगी वहां पर अर्धरेफ का प्रयोग करेंगे। कभी कभी हम ऐसे र का प्रयोग करते हैं, इसे हिंदी में ट्रेन वाला र कहते हैं। ट्रेन वाला र इसे कहते ही हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो आप दिमाग में रखेंगे कि जिस वर्ण में आधा पड़ी पाई हो या आधा खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, वहीं पर इस ट्रेन वाले र का प्रयोग किया जाता है। जैसे ट्रेन देखेंगे तो ट्रेन को ऐसे लिखेंगे, ड्रम देखेंगे तो ड्रम को ऐसे लिखते हैं। तो अब इसका रीजन क्या है? यहाँ पर खड़ी पाई का प्रयोग आधा किया है। तो आधा, जहाँ पर जिस वर्ण में आधा खड़ी पाई का प्रयोग होगा वहाँ पर ट्रेन वाले र का प्रयोग होगा। और इसे उड़ंतुआ र कहते हैं। कभी कभी इस र का प्रयोग देखेंगे, इसे उड़ंतुआ र कहा जाता है। तो इस र का प्रयोग कब करेंगे? तो बस दिमाग में आप बैठा लें कि जहां पर र, ऊपर जो 3 र का हम प्रयोग किए हैं, ये तीनों र कहीं भी हो, वर्ण के साथ हो, वर्ण के नीचे हो या वर्ण के बराबर कहीं भी रखे गए हैं, तो इस र को पूरा माना जाता है या पूरा होता है। लेकिन जब र आधा होगा, जैसे बाबा दादा गांव में क्या कहते हैं, जैसे हम लोग कभी गलती करते हैं तो लोग कहते हैं कि बबुआ तनी धरातल पर रह, उड़ब त का हो जेब, टूट जेब। यानी कि समझिए कि जो उड़ रहा है वो पूर्ण नहीं, अपूर्ण है।
तो जब र वर्ण के ऊपर गया यानी कि किसी वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर लगा है तो समझिए कि पूरा नहीं क्या है, आधा है, कोई शक नहीं है। जैसे कर्म लिखते हैं ना, धर्म लिखा जाता है, तो अब यहां पर र का प्रयोग कहां हुआ, इस शिरोरेखा के ऊपर हुआ, यहां शिरोरेखा के ऊपर हुआ। अब जहां पर भी र का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर हुआ है दोस्तों, तो निसंदेह आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि वह र क्या है, आधा है, और इसका वर्ण विच्छेद भी उसी के आधार पर होता है, यानी कि यह क है, तो ये तो समझ में आ ही रहा है आप लोग को। लेकिन देखिए र आधा ही है, यानी कि आधा र है, तो इसमें अ नहीं है, म में क्या है, अ है। जैसे ब्रह्म लिखते हैं हम लोग, ब्रह्म, तब ब्रह्म में भी ब क्या है, आधा है, और र क्या है, पूरा है। तो इसमें तो यह ब्रह्म पूरा है, लेकिन यहां पर र क्या है, आधा है। इसी तरह कर्म कोई अंग्रेजी लिखवाई जाती है, इंग्लिश बच्चों को कहा जाता है, तो सिंपल है KAR, और आर में ए नहीं है, तो अ नहीं है, तो अ नहीं है तो ए नहीं लिखेंगे हम लोग, तो KAR और M होता है कर्म। इसी तरह अब क्रय की इंग्लिश लिखना हो आपको, तो के, अब देखिए के में को आधा है, र क्या है, पूरा है, तो के आर के साथ ए लगाएंगे और य लिखेंगे, ये हुआ क्रय। अब समझ में आ गया दोस्तों। तो चले अब ये अभी वर्ण के प्रयोग में यह अभी र का प्रयोग रहा। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं ड ढ का प्रयोग। तो दोस्तों अब आगे हम लोग देखते हैं, र का प्रयोग हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं कि अनुस्वार और पंचमाक्षर का संबंध क्या होता है। तो अगला टॉपिक दें आप लोग, अनुस्वार और पंचमाक्षर का प्रयोग। अनुस्वार और पंचमाक्षर का प्रयोग, पंचमाक्षर के प्रयोग में अक्सर हम लोग अशुद्धता करते हैं। जैसे मंडल शब्द, तो मंडल में एक तरफ हम लोग शुद्ध देखते हैं, एक तरफ अशुद्ध देखते हैं। पंचमाक्षर का प्रयोग का रूल क्या होता है, तो दिमाग में रखेंगे कि अनुस्वार के बाद आने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा, अनुस्वार हटने पर उसी वर्ग का पंचम अक्षर आधा लिखा जाता है। पहले आप लोग इसकी परिभाषा देख लें, तब इसके उदाहरण दे देते हैं हम। लिखिए, अनुस्वार के बाद आने वाला वर्ण जिस वर्ग का होता है, अनुस्वार हटने पर उसी वर्ग का पंचम अक्षर आधा लिखा जाता है। जैसे अब देखिए, हम लोग मंडल बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला यह शब्द है। हर वनडे एग्जाम में अक्सर देखा जाए कि मंडल पूछता है कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो देखिए, हिंदी को यदि देखते हैं तो हिंदी विद्वानों में जैसे कामता प्रसाद है, हजारी प्रसाद जी हैं, तो अनेक हिंदी विद्वान ये मानते हैं कि अनुस्वार के प्रयोग से हिंदी के उच्चारण में शीघ्रता आती है और बच्चों को समझने में आसानी होती है। किंतु संस्कृत विद्वान यह मानते हैं कि अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर के साथ यदि किया जाता है तो वह अशुद्ध है। तो संस्कृत में 100% यह अशुद्ध है, जबकि हिंदी में इन दोनों को शुद्ध माना जाता है।
फिर भी मंडल को अशुद्ध माना जाता है, इसका रीजन क्या होता है? तो अनुस्वार और पंचमाक्षर का प्रयोग होता है। अब इसे शुद्ध कैसे करेंगे? तो देखिए, मंडल का शुद्ध रूप यह अशुद्ध है और इसका शुद्ध यदि हम बनाते हैं तो अनुस्वार तो यह है, यहां पर लिखे हैं कि अनुस्वार के बाद आने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा, तो अनुस्वार के बाद आने वाला वर्ण क्या है? बोलिए, ड है। और ड किस वर्ग का है? ट वर्ग का। ट ठ ड, ट वर्ग का है। तो अनुस्वार हटेगा तो इसी वर्ग का यानी ट वर्ग का पंचम वर्ग क्या हुआ? ड़, आधा लिखा जाएगा। तो मंडल को कैसे लिखेंगे? म, अनुस्वार हट गया तो ट वर्ग का आधा, पांचवा अक्षर ड़, और डल यहां पर है तो डल यहां जोड़ दें, तब मंडल हो गया। समझ में आ गया? हाँ, जैसे आपका नाम अंजलि है तो अंजलि कैसे लिखती हैं? दो तरह से लिखती हैं। अच्छा ये बताएं, आप तो अंजलि हैं, तो पहले जैसे अंजलि ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो क्या ये अंजलि शुद्ध है? नहीं नहीं, ठीक है, जान रही हैं, कोई बात नहीं। देखिए, अंजलि ये शुद्ध नहीं है ऐसे ना बोलें। यदि पंचमाक्षर को देख रही हैं तो यह शुद्ध नहीं है। अंजलि ऐसे भी लिखते हैं, अंजलि ऐसे भी लिखते हैं, तो क्या यह शुद्ध है? 100% अशुद्ध है, कोई शक नहीं है, यह शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, अनुस्वार के बाद आने वाला वर्ण क्या है? ज। ज किस वर्ग का? च वर्ग का। च वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है? य होता है। यानी कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा सर? अंजलि ऐसे। अब समझ में आ गया? जैसे व्यंजन हम लोग लिखते हैं, व्यंजन, हाँ, अरे हम समझ रहे हैं। देखिए, अंसारी सर बैठे हैं, जब व्यंजन की बात आई तो ओठ चिपका रहे हैं, अपने ओठों को जीभों से चूस रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि ये 12वां व्यंजन है। 12वां व्यंजन नहीं है सर, ये वर्ण वाला व्यंजन है, पढ़ने वाला व्यंजन है। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए, आप लोग को एक कहानी बता देते हैं अंसारी सर की। अभी नगरा के एक डॉक्टर साहब हैं, इस समय तो बहुत दुख की बात है कि नहीं है इस समय, अवधेश पांडे जी। तो अवधेश पांडे जी के यहाँ एक बार अंसारी सर गए, तो आप लोग तो जानते हैं डॉक्टर साहब लोग कम खाते हैं। अंसारी सर को बुखार हो गया था, तो अंसारी सर बहुत दुखी भाव से उनसे पूछे कि सर हमको भूखे नहीं लग रही है। तो डॉक्टर साहब सोचने लगे, कहे कि एकदम नहीं खा रहे हैं का? तो अंसारी सर बोले कि नहीं खा रहे हैं सर जी, लेकिन बड़ा मेहनत पर सुबह 4 ही रोटी खाई पा रहे हैं। तो वो बोले कि दोपहर में, तो बोले कि दोपहर में भी 4 रोटी से अधिक नहीं खा पा रहे हैं सर। आज शाम को कितना भी प्रयास करें तो 4 रोटी खा पा रहे हैं। अब डॉक्टर साहब कम 1 रोटी खाने वाले व्यक्ति तब कहे कि तब का चाहता लगाओ खैब। तब से हम लोग के ग्रुप में एक ये कहावत चलती है, कोई खाने की बात आती है तो ये बात होती है कि का चाहता लगाओ खैब। तो उसी तरह ये ओठ चिपका रहे हैं। तो सर ये वो व्यंजन नहीं है, अरे ये स्वर और व्यंजन माने वर्ण का ये प्रकार है। तो अब देखिए, व्यंजन में आते हैं हम लोग, तो व्यंजन का शुद्ध रूप अब तो समझ गए होंगे। हाँ सर बताएं अमोद सर। देखिए, अनुस्वार है, इसके बाद क्या है? ज। ज किस वर्ग का? च वर्ग का। तो यानी कि व य, च वर्ग का पंचम अक्षर लिख दीजिए, य, व्यंजन, ज, न। यानी कि व्यंजन ऐसे शुद्ध होगा। संस्कृत में कभी भी देखेंगे तो ऐसे ही लिखेगा, यही शुद्ध भी है। उसी तरह दंत लिखते हैं हम लोग, तो दंत लिखेंगे तो द, यह किस वर्ग का? त वर्ग का। यानी कि त वर्ग का त थ द द न, न आधा लिखेंगे। संत लिखते हैं तो संत, अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद त आया, तो संत में स आधा न, त संत। कंठ लिख लेंगे, कंठ, कंठ, तो क और ठ टबर का है, तो टबर का पंचम अक्षर ड़, तो कंठ, लंठ, दंत, ये सब क्या है? पंचमाक्षर से बने शब्द हैं। तो ये दिमाग में रखेंगे आप लोग आज से कि पंचमाक्षर के प्रयोग का महत्व क्या होता है या इसका मतलब क्या होता है। तो आज से इन शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखेंगे। अब अगला हम लोग देखते हैं ड और ढ। तो
देखिए, एक हम लोग प्रयोग करते हैं ड ढ, तो इसको अलग लिख लें, और एक ताड़नजात ड ढ होता है, तो ये ड ढ और ड नीचे बिंदी कर दिया जाएगा और ढ का प्रयोग। जैसा कि पीछे हम बता रहे थे आप लोग को कि शब्दकोश व साहित्य कोश में वर्णों का उपयोग क्रम, तो उसमें नोट में आपको लिखवाए थे कि ड ढ किसी शब्द के पहले नहीं आता जिसके आधार पर उसका क्रम निर्धारित नहीं होता है उसमें। तो अब बस सिंपल उपाय है सर, यदि ड ढ आया तो ये दिमाग में रखेंगे, यहीं पर इसको साधारण तरीके से आपको बता दे रहे हैं कि शब्द के प्रारंभ में इस ध्वनि का उच्चारण हुआ, तो क्या लिखेंगे? मूर्धन्य वाला ड ढ। कब? शब्द के प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में ड ढ का प्रयोग होगा, और शब्द के मध्य या अंत में इस ध्वनि का उच्चारण होता है, तो तब ताड़नजात वाला ड ढ का प्रयोग होगा। यानी कि ताड़नजात का प्रयोग कब होगा? तो शब्द के मध्य या अंत में। यह बहुत काम की चीज है सर, बस आप लोग वीडियो में ऑनलाइन अंत तक बने रहें, सभी चीजें कंफर्म कर दी जाएंगी। आज यह वर्ड का अंतिम टॉपिक है। जैसे शब्द के प्रारंभ में लिखे हैं, तो देखिए सर, अभी जैसे हम लोग लिखते हैं डर, डाल, ढाल, ढक्कन, डमरू, ये जो भी शब्द लिखे जाते हैं, तो कभी भी देखिएगा इनके नीचे बिंदी नहीं दी जाती है। तो ये मूर्धन्य जो ड ढ होते हैं, तो ये जब भी प्रयोग किए जाते हैं तो 99.9% शब्दों में इस ड और ढ का प्रयोग किया जाता है। जबकि यही ध्वनि किसी शब्द के मध्य या अंत में आएगी तो ताड़नजात वाले ड ढ का प्रयोग होगा। जैसे लड़का, तो लड़का जब भी लिखते हैं तो नीचे बिंदी दे देते हैं। लड़की, बाढ़, और कोई शब्द आपके दिमाग में आ रहा हो, लड़का, लड़की, बाढ़, पाढ़, पाढ़ ढांचा। तो अब जो भी ये शब्द हैं, तो देखें यहां मध्य में आया, यहां अंत में आया, यहां मध्य में आया, तो जब यह शब्द के मध्य या अंत में आएगा तो इस ड ढ का प्रयोग किया जाता है। ये दिमाग में रखेंगे। एक शब्द इससे और आता है, दिमाग में रखेंगे। वर्ण में यूपी टेट 2015 में पूछा गया एक शब्द था अनुतान। ये अनुतान क्या होता है? अनुतान क्या है? तो एक लाइन में आप बोलिएगा कि ध्वनि के उतार चढ़ाव को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुतान बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं क, उसी में ख, ग, घ, ङ, तो अब इस ध्वनि का जो उतार चढ़ाव हो रहा है इसी को अनुतान बोलते हैं। और छंद में जाएंगे तो इसको लय बोला जाता है। जैसे लय से किसी दोहा, चौपाई, सोरठा छंद का जब हम उच्चारण करते हैं तो वो लय है। अनुतान क्या है? तो सीधे बोलेंगे ध्वनि के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। अगला शब्द लिख लीजिएगा इसमें, या इसकी परिभाषा लिख लीजिए। ध्वनि के उतार चढ़ाव, ध्वनि के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। अब देखिए इसके बाद सर अभी बच जा रहा है स। जैसे स का प्रयोग किया जाता है तो स में कई शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि 3 स होता है, तो 3 स में तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। तो इसके प्रयोग पर
यदि हम लोग बात करें तो तीनों स का प्रयोग किस किस के साथ कब कब किया जाना चाहिए, अब इसको हम बता रहे हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं स, तो स में 3 स पढ़ते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स और दांत्य स का प्रयोग। अब देखिए इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। ये महोदय तालव्य स पहले है, तो सीधे जाने कि जो पहले है पहले रहने का प्रयास करता है, और ये बहुत विद्वान है, चालाक भी हैं, तो रखते तो दोनों से संबंध है, लेकिन बारी बारी से तो देखिए एक एक को एक साथ पढ़ लेते हैं। देखिए स और मूर्धन्य स का प्रयोग। बस ध्यान यह रखना है कि जब तालव्य स और मूर्धन्य स एक साथ है तब तालव्य स पहले और मूर्धन्य स क्या करेंगे, बाद में कर देंगे। जहां तालव्य स और मूर्धन्य स का प्रयोग एक साथ किया जाए वहाँ तालव्य स पहले लिखा जाता है। जैसे में हम लोग लिखते हैं शेष, तो शेष में देख रहे हैं ना तालव्य स क्या हो गया, पहले आ गया, मूर्धन्य स क्या आ गया बाद में। शेष, शेष नाग, शेष नाथ, विशेष, विशेष, विशेषण आदि। अब क्लियर हो गया आप लोग को। अर्थात जहां तालव्य स और मूर्धन्य स एक साथ प्रयोग किए जाएंगे तो तालव्य स क्या होगा पहले। तो अब तो इन दो का संबंध रहा ना, लेकिन यदि जब इन दो का संबंध होता है तो यहां क्या होगा। तो अब अगला सीरियल नंबर हम दे देंगे, स के प्रयोग में दूसरा सीरियल नंबर दें कि तालव्य स और दांत्य स का प्रयोग। तो याद रखें जहां तालव्य स और जहां तालव्य स और दांत्य स का प्रयोग एक साथ हो वहाँ तालव्य स सदैव पहले रखा जाएगा। जैसे अब तालव्य से पहले रखेंगे, जैसे शासन, कुशासन, प्रशासन जो भी शब्द आते हैं, जैसे शासन लिखते हैं हम लोग तो शासन, तो शासन तो ऐसे ही लिखते हैं, तो शासन में तालव्य स पहले आया और दंत्य स बाद में। जहां तालव्य स और दंत्य स का प्रयोग एक साथ होगा वहां तालव्य स सदैव क्या रखेंगे, मूर्धन्य स दंत्य स से पहले। शासन, प्रशासन, प्रशासन, अनुशासन, अनुशासन, शासक, प्रशासक आदि। अब देखिए ये जैसे ही शब्द हैं, इन शब्दों का थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन बहुत ज़्यादा इनमें अंतर है सर। जैसे यहाँ लिखा गया है सर शासन, तो शासन अभी आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका चल रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि
अनुशासन कौन कर रहा है, शासन कौन चला रहा है, प्रशासन कौन चला रहा है, तो ये सब अलग अलग बातें हैं। जैसे शासन किसका चल रहा है, तो योगी बाबा का चल रहा है, यानी बीजेपी का शासन चल रहा है। अब प्रशासन किसका चल रहा है, तो प्रशासक होते हैं जैसे जो अधिकारी होते हैं। प्रशासकों की सदैव क्या होती है सर, नियुक्ति होती है। जो शासन चलाते हैं वो केंद्र में बैठे होते हैं। तो शासन किसका, योगी बाबा का है। प्रशासन कौन चला रहा है, तो यहाँ पर डीएम एसडीएम जो भी अधिकारी हैं, चाहे जो भी पुलिस विभाग से हैं, तो वो क्या करें, प्रशासन चलाए। अनुशासन, अनुशासन का मतलब होता है कि हम अपने मर्यादा के अनुसार ही रहेंगे, लेकिन अपने भय से ही रहेंगे, अपने अंदर अपने सोच, किसी से डर कर नहीं, अपने सोच विचार से हम लोग अपने मर्यादा के अंदर रहते हैं, तो उसे अनुशासन कहते हैं। शासक समझी रहे हैं कि जो शासन करता है शासक है। प्रशासक का मतलब होता है यह शासकीय होता है, लेकिन शासक से थोड़ा इसको विशेष दर्जा दे दिया जाता है, तो ये क्या है, प्रशासक है। तो दोस्तों यह रहा स और स यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानी। अब देखते हैं अक्षर य और ए के प्रयोग में सावधानी। हम लोग य के जगह ए के जगह य लिखते हैं। अब इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग, तो दिमाग में रखेंगे कि य और ए कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इसलिए हम लोग लिखते हैं, तो कहीं कहीं पे ए होता है और कहीं कहीं पर ये होता है, तो दोनों में अंतर क्या है, तो दिमाग में बस यह रखना है। जैसे अभी एक हमारे सर हैं राधे श्याम सर, तो एक बार वो हमसे पूछे थे कि इसलिए जो लिखते हैं हम लोग, जैसे इसलिए लिखा जाता है सर, तो इसलिए लिखते हैं, तो कहीं कहीं किताबों में इस तरह भी लिखा गया है और इस तरह भी लिखा गया है। तो इन दोनों में आखिर सही क्या है, और सही यदि कोई है, बहुत हाँ सही बता रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि इसलिए यह सही है, तो यह क्यों सही है, इस बिंदु को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो दिमाग में रखेंगे कि इस य का प्रयोग कब होगा और इस ए का प्रयोग कब होगा। थोड़ी सी सावधानी रखने वाली बात है। देखिए दिमाग में रखेंगे कि जब भूतकालिक क्रिया में सदैव य का प्रयोग होगा, य का प्रयोग होता है। जैसे भूतकालिक क्रिया की बात जब भी आ जाए भूतकालीन क्रिया में, तो य लिखेंगे। जैसे सीता अभी आई, तो आई, राम आया, तो आई ऐसे भी लिखते हैं और आई ऐसे भी लिखते हैं। तो ये दिमाग में रखेंगे कि यह अशुद्ध है सर। आया ऐसे भी लिखा जाता है और आया, आई सही है, आई ठीक है, और ये आया। तो कभी भी भूतकालीन क्रिया में इस स्वर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आया, आए, आए, आई। अब ये दिमाग में रखने वाली बात यह है कि जब भी प्रयोग करेंगे तो इसके लास्ट में कभी स्वर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और ए के प्रयोग में सावधानी रखने वाली बात यह है कि दिमाग में यह रखना है कि अव्यय को पृथक रखने के लिए सदैव उनके लास्ट में स्वर का ही प्रयोग किया जाता है। इस य के उच्चारण के कंडीशन में य कभी नहीं लिखा जाएगा। तो अव्यय शब्दों में सदैव ए का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। जैसे अव्यय में प्रयोग कैसे होगा, तो अभी जैसे इसलिए रखे हैं, इसलिए, लिए, दीजिए,
यह क्रिया है, क्रिया के साथ साथ क्या है, अव्यय है। लीजिए, पीजिए, तो इन शब्दों पीजिए, अब इसके साथ ए नहीं प्रयोग किए कर सकते हैं। पीजिए लिख रहे हैं तो यहां पर ए ही लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। तो ये दिमाग में रखने वाली बात यह है कि यदि अव्यय शब्दों के साथ यह ध्वनि आती है तो उस कंडीशन में हम लोग इस स्वर ए का प्रयोग करते हैं और भूतकालीन क्रिया में सदैव य का प्रयोग करते हैं। तो यह दोनों के प्रयोग में रखे जाने वाली सावधानी है। यह बहुत कम जगहों पे मिलेगा। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हर जगह दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों का प्रयोग सदैव क्या है, अशुद्ध माना जाता है। हिंदी में एक शब्द आता है स्वराघात या बलाघात। तो एक मिनट, थोड़ा सा लास्ट टॉपिक यह भी देख लेते हैं कि स्वराघात या बलाघात क्या है। तो लेते हैं कि स्वराघात या बलाघात